नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत। मैं आपके पास हेल्थ के नए नए रिसर्च, नए नए डेटा और नई नई चीज़ें जो सबसे लेटेस्ट है लेकर आता हूं। आज मैं कुछ और सवालों के जवाब आपको दूंगा जो हमारे हेल्थ के मेजर प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज़। जो दिल की बीमारी है, ये हमारे भारतीयों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा। ये मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं, इस पर नज़र डालते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, हमारे जो इंडिया है, इसमें लगभग 21 लाख लोग हर वर्ष हार्ट डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं, ये मरने वाले यंग एज के होते हैं। और इस तरह के जो हैं लोगों की डेथ की वजह से, यंग एज के लोगों की डेथ की वजह से हमारे देश का बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और ये आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं क्योंकि ये आंकड़े अगर 2015 के बाद से आप देखेंगे, ये लैंसेट में पब्लिश्ड एक बहुत बड़ी जर्नल है, उसमें पब्लिश्ड आंकड़े हैं। और ये जो डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया है, ये उनके आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, ये किसी भी प्राइवेट रिसर्च एजेंसी के आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। ये कहते हैं कि गांव में और शहर में दोनों जगह हार्ट डिजीज़ जो है बराबर है। और गांव में भी, छोटे शहरों में भी हार्ट डिजीज़ से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ शहर में ही ये बीमारी नहीं है, हम जैसा अभी तक सोचते थे। चलिए आइए, अब आपको कुछ और चीज़ बताते हैं। जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं, जिसको लेकर सदियों से हमको फार्मा इंडस्ट्री और बड़े बड़े अस्पताल आज तक डराते चले आ रहे हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हम सब भयभीत हो जाते हैं। किसी ने भी बोल दिया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमें लगता है कि हमें अटैक आने वाला है। तो देखिए, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे 4 से 6 महीने में आपका हार्ट, आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपकी पूरी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से डरने की अपने को ज़रूरत क्यों नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा तत्व है बॉडी का जिसको 1963 में खोजा गया था। और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के हमारे बॉडी में बहुत सारे ज़रूरी फंक्शन होते हैं। ये हमारे शरीर में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। अगर शरीर में कभी भी टूट फूट होती है तो उसके डैमेज के रिपेयर में कोलेस्ट्रॉल जो है एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में होता है। तो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो डेवलपमेंट हार्मोन होते हैं, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट हार्मोन होते हैं, इन सारे हार्मोन में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है, इसके अलावा विटामिन डी के यूटिलाइजेशन में भी काम आता है। और विटामिन डी का रोल आप सबको पता होगा कि विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल साथ साथ चलते हैं। अगर इनकी कमी होगी तो हमारे बदन में दर्द, हड्डियों में प्रॉब्लम, बहुत सारी अनेक ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हमको हो सकती है। दिमाग के विकास में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कोई फालतू चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आखिर कहाँ से आता है। 75% कोलेस्ट्रॉल, 75% कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लिवर द्वारा स्वयं बनाया जाता है। और केवल 25% कोलेस्ट्रॉल हमको डाइट से मिलता है। तो अगर आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। 75% कोलेस्ट्रॉल लिवर आपका दूसरी चीज़ों से स्वयं तैयार करता है। तो आपके डाइट के कम या ज़्यादा करने से कोलेस्ट्रॉल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम एक अमेरिका की रिसर्च देखते हैं। तो हमारे अमेरिका के एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। बहुत ही माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, इनको न्यूट्रिशनल कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये डॉक्टर स्टीफन सिनेट्रा की किताब है। इसको बोलते हैं द ग्रेट कोलेस्ट्रॉल मिथ। तो इनके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो दवाइयाँ बेचने के लिए हमको बनाई गई है। और बहुत ज़्यादा हमको कोलेस्ट्रॉल के नाम से अभी तक डराया गया है। तो फिर से बोलता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, आइए हम देखते हैं। शुरू के ज़माने से ही हमको 4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमको ये बताया जाता है कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
किसी रिपोर्ट में जो आप कराते हैं 1000-2000 रुपए में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है अगर ये बढ़ भी जाता है इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक होता है, उसके बाद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के भी दो पार्ट होते हैं, एक एलडीएल पी कोलेस्ट्रॉल, एक एलडीएल सी कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल पी कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल सी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़े तो चिंता वाली बात हो सकती है, परंतु किसी भी दवाई से ये एलडीएल सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो करेक्ट नहीं होता है। तो ये जो दुनिया भर की महंगी महंगी दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल कम करने की हैं, इनका कोई खास रोल पिछले 6-7 साल से तो नहीं बचा है। इसके बाद एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड जो है इसकी जो रेंज होती है ये लगभग 150 के आसपास होती है, नॉर्मल रेंज ट्राइग्लिसराइड की। परंतु मैं आपको ये बोलूँगा जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रेंज है इसकी 150 बताई गई है। आपको अपनी रेंज जो है 50 के अंदर मेंटेन करनी है। अगर मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है 50 के अंदर आ जाएगा। अगर आप जंक फूड छोड़ देंगे, अगर आप शुगर का सेवन छोड़ देंगे, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे, पास्ता पिज़्ज़ा अगर आप ये सब छोड़ देंगे, तो आपका जो ब्लड है वो रॉकेट की स्पीड से आपकी पूरी धमनियों में भागेगा और किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज, किसी भी प्रकार का जो ब्लड प्रेशर है, आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब अपन देखते हैं कि आज की रिसर्च क्या कहती है। आज की रिसर्च के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल जो है वो 17 प्रकार का होता है। ये आपको कोई भी लैब नहीं बताएगी। एक स्पेशल मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट होता है जो अमेरिका के बड़े बड़े संस्थानों में मौजूद है, केवल उसके द्वारा ही ये आपके सब टाइप्स पता लगाए जा सकते हैं। इसमें जो VLDL कोलेस्ट्रॉल होता है ये V1 से लेकर V6 तक होता है। इसके अलावा आइडियल कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा LDL को जो है अब 3 भागों में बांटा गया है जिसको L1, L2, L3 बोलते हैं। इसके अलावा जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसके भी 2 प्रकार हैं, HDL 1, 2, 3। इसके अंदर सब टाइप हैं H1 से लेके H2, H3, H4, H5। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड होते हैं और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात की, जिसको आपको कम रखने की जरूरत है, मगर वो किसी दवाई से कम नहीं होगा, वो केवल डाइट के मॉडिफिकेशन से कम होगा। 1-2 विटामिन और हैं जिसके बारे में मैं अब आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो इतने सारे कोलेस्ट्रॉल हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी ये दवाई से जो डॉक्टर साहब हैं आजकल जो बड़े बड़े अस्पतालों में बैठते हैं वो कौन से आपके कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करना चाह रहे हैं, ये आप उनसे ज़रूर सवाल करें कि आप इनमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले हैं। और इसमें से कई सारे कोलेस्ट्रॉल जो हैं, खास तौर से ये HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे फायदे का कोलेस्ट्रॉल है। कहीं ये जो फायदे वाला कोलेस्ट्रॉल है आप इसको तो कम करने नहीं जा रहे हैं। ये जो खाने में आप रिस्ट्रिक्शन करने वाले हैं, जो आप अच्छी चीज़ें खाने वाले हैं दूध की, कहीं उससे आप अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल तो कम नहीं कर बैठेंगे। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। आइए अब आपको हार्ट डिजीज़ के बारे में समझाता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मली प्रवाहित होता है, हमारी ब्लड में अच्छी तरह से घुला हुआ होता है। अब ये आप एक पैन देखिए, अगर हम इस नॉन स्टिक पैन पे ऑयल डालेंगे तो क्या ऑयल यहाँ पर चिपकेगा? ऑयल यहाँ पे आराम से बह जाएगा, क्योंकि ऑयल का काम है बहना, ऑयल का काम रुकना नहीं है, ऑयल का काम है बहना। इसी तरह से चिकनी हमारी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें किसी प्रकार के स्क्रैचेस नहीं होते हैं आमतौर पे। तो अगर हमारे ये पैन पे किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं है, अगर स्मूथ सरफेस है, तो किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल इस पे नहीं जमेगा। अगर हमारे इस पे स्क्रैच आ जाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे फैट रुक सकता है। तो क्या होता है कि जब आप उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें खून का प्रवाह होता है, इसमें छोटे छोटे स्क्रैच आ जाते हैं। ये स्क्रैच आने की वजह से कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे रुकने लगता है, वहाँ पे अड़चन पैदा होने लगती है। अड़चन पैदा होने का कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसके कारण जो है वो है इनमें स्वेलिंग आना। वो स्वेलिंग आती है, उसके बाद जो दरारें हो जाती हैं, उन दरारों में ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें कैल्शियम का जमावड़ा शुरू हो जाता है, फिर जाके ये पतली होने लगती है और अब आपको दिल के दौरे की संभावना बढ़ जाती है। अब एक रिसर्च में ये पाया गया है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, उसकी ये रिसर्च है, उसमें पाया गया है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको दिल का दौरा ज़्यादा होता है। क्या ये मोटे लोग हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है? क्या ये मोटे लोग हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है? तो ये पता लगाया गया
कि इन चीज़ों का इससे कोई खास संबंध नहीं है। तो फिर उन्होंने ऐसा पता लगाया कि वो कौन सी चीज़ है जिसका संबंध हार्ट अटैक से ज़्यादा है या हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु से ज़्यादा है। अब उन्होंने क्या किया, सभी ये जो लोग थे जिनको अटैक आ रहा था या जिनको अटैक नहीं आ रहा था, सबके इंसुलिन लेवल नापे। अब क्या हुआ कि इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है, ये शुगर के कंजम्पशन से बढ़ता है और शुगर को हमारे जो सेल के पैकेट होते हैं, जो एक प्रत्येक हमारी कोशिका होती है, उसके अंदर ले जाके और उसका जो बर्निंग, मतलब हमारी जो ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया है जिसको बर्निंग बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली प्रक्रिया है, तो इसका काम है ग्लूकोज को बर्न करवाना और हमारे शरीर को एनर्जी देना। जब हम अत्याधिक ग्लूकोज ले लेते हैं, जब हम अत्याधिक शुगर ले लेते हैं जिसका हमारे शरीर में काम नहीं है, तो ये क्या करती है, बार बार जाके इंसुलिन का लेवल बढ़ाती है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसको किसी तरह से एक्स्ट्रा शुगर को, जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली है, उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करता है और हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है। हमारा इंसुलिन जो है वो एक ब्रेक का काम करता है और अब हमारी बॉडी में ब्रेक फेल होने लगते हैं। जब हमारे ये इंसुलिन के ब्रेक फेल होने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च है, इसमें ये पाया गया कि जो लोग ज़्यादा शुगर का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और जब इन्होंने डेथ के होने वाले क्रम को देखा और इंसुलिन के बढ़ने वाले रेजिस्टेंस के क्रम को देखा, तो इन्होंने ये देखा जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्तियों में डेथ की संभावना है बहुत ज़्यादा होती है, बनस्पत उन लोगों के जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है, जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है, जो मोटे भी हैं और जिनमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो इनको हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों की ओर। कुछ विटामिन्स हैं जो हमको बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनसे हार्ट अटैक की संभावना कम होती है, ये इस रिसर्च का दूसरा पहलू है। और इन सारे विटामिन्स से हमारी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। अगर आप ताज़े फल, सब्जियां, इन सब का सेवन करते हैं, अगर आप अंकुरित दाने अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। आप अगर घी, दूध, फ्रेश बटर, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे भी आपका ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आप ड्राई फ्रूट्स, फाइबर, ये सब अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो ये भी इन्फ्लेमेशन कम करता है और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को घटाता है, जो कि आपको लंबी उम्र प्रदान करने में मदद करता है। तो अब बॉल जो है वो आपके हाथ में है। आप ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको बड़े बड़े वायदे देते हैं, क्या आप उनके जाल में फंसना चाहेंगे? क्या आप एक चूहा बनना चाहेंगे जो बस एक बीमारी के पिंजरे में कैद है, या फिर आप आज़ाद रहना चाहेंगे जैसे कि 200 साल पहले हमारे पूर्वज रहते थे? वो पूरी तरह से आज़ाद रहते थे, ताज़ा खाना खाते थे और किसी प्रकार की उनको बीमारियां नहीं होती थी। अब हम दुनिया भर के केमिकल खाते हैं और दुनिया भर की बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने डाइट को मॉडिफिकेशन करके क्या इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर आप उन्हीं चीज़ों में फंस के और बीमारियों को गले लगाना चाहते हैं। आइए चलते हैं, हम 2-3 विटामिन के बारे में बात कर लें। पहला विटामिन है विटामिन B3, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B3 नियासिनामाइड करके कहलाता है। इसको अगर आप रेगुलर सेवन करेंगे तो हार्ट डिजीज़ की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा अपना होता है विटामिन डी, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये पूरे आपके बॉडी फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हार्ट डिजीज़ जो है इसको भी कम करता है। तीसरी चीज़ है विटामिन ई। विटामिन ई पे एक बहुत अच्छी किताब है, तो आप उसको पढ़िए ज़रूर, और मैं आपको वो बता देता हूँ कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। विटामिन ई जो है ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो ये विटामिन ई जो है इस पे तो पूरी एक किताब लिखी गई है। तो मैं आजकल जो ये किताब पढ़ रहा हूँ, उस पर और भी किताबें आती हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ आपको बताता हूँ। ये डॉक्टर वाई.के. गुप्ता, डॉक्टर A.C. आयानंद की किताब है पूरी। ये विटामिन ई के ऊपर किताब लिखी गई है और ये विटामिन ई की किताब आपको बताती है कि विटामिन ई जो है इसके कितने सारे आजकल क्लिनिकल, या मतलब आप बोलें कि इसकी दवाइयों के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो विटामिन ई जो है ये शुरू होता है आपकी एलर्जी में काम आता है, स्किन की कंडीशंस में काम आता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, हार्ट डिजीज़ को कम करता है,
इसके अलावा ये गायनेकोलॉजिकल कंडीशन जो होती हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा करता है। फैटी लिवर डिजीज़ है उसके लिए तो इसको सुबह शाम लेना पड़ता है, कई महीनों तक इसको लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल या जिसको अपन बोलते हैं शारीरिक प्रॉब्लम, हाथ पैर में दर्द, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए काम आता है। इसके बाद सिस्टीमिक इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशन जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, अगर वो कोई प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, एल्जाइमर वगैरह का डेवलपमेंट है, उसको ये स्लो करता है। सबसे बड़ी बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करने की कोशिश करता है। तो बहुत ही कुल मिला के फ़ायदेमंद विटामिन है, आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको लगभग सेफली 3 से 6 महीने तक आराम से लिया जा सकता है। अगर आपको बहुत लंबा लेना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह पर्सनली आप ज़रूर ले लें। तो ये मेरा आज का अपडेट था, और आज का अपडेट आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो यही अपडेट है आज का। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।